हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का नया टॉपिक दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हम चैप्टर कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। अगर आपने यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस कर दी है इस चैप्टर की तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट। तो जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है स्टेट्स जो होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बट येस मोस्टली बच्चों को पता है दो और स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बट यहाँ पर हम बेसिकली तीन स्टेट्स की ही बात करेंगे, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। बाकी दो स्टेट्स जो हैं वो आपकी केमिस्ट्री में आती हैं या फिर आपके हायर स्टैंडर्ड्स में +2 में आप उनमें बात करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे चेंज ऑफ स्टेट्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं। वी नो दैट सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन गैसेस। अब जब कभी भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। और जब लिक्विड जो होता है वो चेंज होता है गैसेस में, इसे हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं और इसे हम बॉइलिंग भी कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। ऑब्वियसली लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? गैसेस में। यस, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ। गैसेस को अगर हम और हीट अप करते हैं तो गैसेस जो होती हैं वो अपने आयंस में आ जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, यानी कि चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, जब गैसेस को हम कूल डाउन करते हैं देन वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड्स में, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड्स को हम कूल करते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये रहता है इसका प्रोसेस। ऑल्सो जब सॉलिड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली चेंज होते हैं गैसेस में, ठीक है, विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। ऐसे ही जब गैसेस कन्वर्ट होती हैं डायरेक्टली to solids without going to liquid state, the process is called deposition. The process is called deposition, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मेल्टिंग की, ठीक है, कि मेल्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। हमने सॉलिड लिया, यानी कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने सॉलिड को क्या किया, हमने मेल्ट करा, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस मेल्टिंग क्या हो क्या रहा है, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर हमने ना आइस क्यूब्स रख दिए बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर लगा दिया हमने यहाँ पर। ओके ओके, अभी जो थर्मोमीटर है जब ये यहाँ पर चेक कर रहा है टेम्परेचर, तो उसने देखा कि ये 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, -5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब तो हमने इसको नॉर्मल हीट करना स्टार्ट करा, ठीक है, नॉर्मल इसको हमने हीट करना स्टार्ट करा। अब ये क्या हुआ, ये टेम्परेचर आ गया -3 डिग्री पर, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस पर, फिर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आया तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ आसपास ना जो ये आइस क्यूब्स थे ये थोड़े थोड़े ना वेट से होने लग गए, यानी कि आसपास ये थोड़ा थोड़ा था लिक्विड सा आने लग गया, इनके आसपास थोड़ा थोड़ा लिक्विड आने लग गया, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर देखा उस लिक्विड का भी टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। उस आइस का भी जो टेम्परेचर था वो भी कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। वो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें यहाँ पर दो स्टेट दिख रही थी, हमें एक सॉलिड स्टेट भी दिख रही थी और हमें एक लिक्विड स्टेट भी दिख रही थी, ठीक है। और
इतनी इंटरेस्टिंग बात हमने नोट करी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहा थर्मोमीटर जब तक ये पूरी की पूरी जो आइस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गई। अब जैसे वो पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, वो आगे जाना लग गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो थोड़े टाइम के लिए रुका, क्योंकि वहाँ पर सारी के सारी सॉलिड कन्वर्ट हुई पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर, और वहाँ पे हमें 2 स्टेट देखने को मिली, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड। तो ये जो स्टेट होती है जहाँ पर जस्ट स्टार्ट होती है आइस मेल्ट होना, या फिर कोई भी सॉलिड स्टार्ट होता है मेल्ट होना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which solid starts to melt is called the melting point of that solid। ठीक है, अब ये जो melting point होता है solid का, ये डिपेंड करता है एक प्रेशर के ऊपर और एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, अब नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने आइस का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे कोई अगर मैं यहाँ पर आयरन ले लेती, उसको मेल्ट करना स्टार्ट करती, तो वो तो बहुत आगे जाता, 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता, राइट। तो ये क्या होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे एंड डिपेंड करता है प्रेशर पे। अब ये प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, वो हम डिस्कस करते हैं। So the next one is how melting point depends on pressure. So how melting point depends on pressure. तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी, एक सेटअप क्रिएट करा। हमने क्या सेटअप करा, हमने यहाँ एक स्टैंड रखा, ठीक है, यहाँ एक स्टैंड रखा, और इसके ऊपर हमने बहुत बड़ी सी एक आइस रख दी। ठीक है, बहुत बड़ी सी हमने यहाँ पर आइस रख दी, पूरी की पूरी, दिस इज आइस। अब इस आइस पे हमने क्या करा, एक वायर ली, मेटल की वायर ली, और उसको हमने यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे रख दिया। ठीक है, और इस वायर को यहाँ पर टांगने के बाद यहाँ पर हमने एक 5 kg का वेट लगा दिया, यहाँ पर भी हमने एक 5 kg का वेट लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने 5-5 kg का वेट लगा दिया। ओके, अब ये जैसे हमने इसको रखा, हमने क्या नोटिस करा कि जैसे जहाँ पर वायर थी, ठीक है, वहाँ से वो वायर नीचे 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 होती गई और वो वायर निकल गई। ठीक है, लास्ट में आके निकल गई। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये वायर इसको कट करते हुए निकल गई है, यानी कि ये जो आइस है ये 2 पीसेस में टूट जानी चाहिए थी, बट हमने ऑब्जर्व करा कि ये 2 पीसेस में टूटी नहीं, और ये क्या हो गई, ये फिर से एक जैसी हो गई। जैसे कि मान लो यहाँ से, मान लो इस तरीके से, पहले तो इसके जैसे ये डेप्थ है, ठीक है, पहले वायर मान लो पहले बिल्कुल यहाँ थी, ठीक है, वो वायर यहाँ थी, और जैसे वैसे वो नीचे गई, यहाँ पर मान लो यहाँ आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड हो गया, और ऊपर जो था वो फिर से क्या हो गया, वो फिर से वो एकदम से चिपक गई, सॉलिड सॉलिड चिपक गया। फिर वो नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ से फिर से सॉलिड सॉलिड चिपक गया। फिर जैसे जैसे नीचे आ रही थी फिर सॉलिड सॉलिड चिपक रहा था। अब वो नीचे कैसे आ सकती, एक वायर सॉलिड को काट के तो नीचे नहीं आ सकती है ना, यानी कि वो नीचे क्या हो रहा था, वो मेल्ट हो रही थी, वहाँ पर वो लिक्विड स्टेट बनती जा रही थी, और वो वायर लिक्विड स्टेट से नीचे 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 आती रही, और जैसे नीचे आती गई ऊपर का जो सॉलिड था फिर से क्या होता था, चिपकता रहा, फिर से सॉलिड बनता रहा। अब इससे कंक्लूजन निकला क्या, कि जैसे जैसे वायर हमने लगाने का मतलब क्या कि प्रेशर हमने बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया तो जो सॉलिड था, आइस थी, वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, लिक्विड में, तभी तो वो नीचे जा पाई। तो हम यहाँ पे आइस की बात कर लें, पर्टिकुलरली आइस एंड वाटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही प्रेशर बढ़ा, क्योंकि वायर है, वायर मतलब वेट डाला है तो प्रेशर बढ़ाया हमने, प्रेशर बढ़ाया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या होने लग गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग गया। अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यानी कि ज़्यादा हीट नहीं दी, कम हीट पर ही वो क्या होने लग गया, वाटर में कन्वर्ट होने लग गई आइस। ठीक है, जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होने लग गई, वो क्रॉस करने लग गई वायर क्रॉस्ड।
ठीक है, y क्रॉस करने लग गई। अब y क्रॉस करने लगी, लेकिन जहाँ पर पहले से ही वाटर था अब वहाँ पे क्या होने लग गया, वो फिर से रीफ्रीज होने लग गया, रीफ्रीज होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में नोटिस करा था कि ये 2 स्लैब्स में कन्वर्ट नहीं हुई थी, 2 पीसेस में कन्वर्ट नहीं हुई थी, ये पूरी वायर निकलने के बाद भी ये एक पीस ही था। मतलब कि जैसे वो निकल गई वो फिर से जुड़ गई, यानी कि वो फिर से क्या हो गई, रीफ्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, वहाँ पे प्रेशर लो हो गया, क्योंकि वहाँ से जब वायर हट गई तो ऊपर का तो प्रेशर ख़त्म हो गया, प्रेशर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ गया, यानी कि वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, आइस में कन्वर्ट होगी, और वो क्या होगी, रीफ्रीज होगी, राइट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेशन, प्रोसेस ऑफ रीफ्रीजिंग, रेगुलेशन। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है ये बात? और जैसे नॉर्मली किसी भी चीज़ का अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम किस में करते हैं, नॉर्मल हम जिस एनवायरनमेंट में हम बैठे हैं वहाँ पे करते हैं, यानी कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं। तो जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंडर मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। जब हम क्या करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो भी हम उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गई? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बॉइलिंग की। तो जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो हमने फिर से क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा। एक यहाँ पर हमने फ्लास्क रखा, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक बर्नर पे रख दिया और नीचे हम इसको क्या करने लग गए, हीट करने लग गए, ठीक है। इसके अंदर था वाटर, ओके, और इसको हम ऐसे हीट करने लग गए। तो हमने ऑन किया बर्नर, इसके ऊपर हीट गई और ये क्या होने लग गया, बर्न होने लग गया, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहाँ हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया, ओके। अब क्या हो रहा था, अब हमने ना इसको जैसे बॉईल करना स्टार्ट किया। अभी जब हमने बॉईल करने जैसे स्टार्ट किया तब हमने जब रीडिंग नोट करी थर्मोमीटर पर तो वो मान लो कितनी थी, 10 डिग्री सेल्सियस था इस वाटर का, ठीक है। और जैसे जैसे हमने इसको हीट करने लग गए वो किस पे आने लग गया, 5 डिग्री पे आने लग गया, 2 डिग्री पर आ गया, फिर आ गया, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, ट्रिम। तो जैसे ही हमने इसको बर्न करना स्टार्ट करा, हीट करना स्टार्ट किया, जो वाटर था वो ऑलरेडी कितने पे था, वो था 10 डिग्री सेल्सियस पे था, और हमने इसको टेम्परेचर दिया तो वो हो गया 40 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, फिर वो 70 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, फिर वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तब भी जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस ही था, और जब तक ये पूरा का पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो गया तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा। और हमने थर्मोमीटर को सिर्फ इन वेपर्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए ऊपर की तरफ लगाया, उनका टेम्परेचर भी कितना था, 100 डिग्री, यानी कि एट 100 डिग्री हमें फिर से 2 स्टेट्स मिल रही थी, वन इज लिक्विड एंड अनदर इज वेपर स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं हमें गैसेस मिल रही थी। तो ये हो गई क्या, जहाँ पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जहाँ पे हमें 2 स्टेट्स मिल रही थी, यानी कि लिक्विड जो था वो क्या हो रहा था, बॉयल भी हो रहा था, यानी कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हमने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, बाद में भी बढ़ रहा था, वो तो सारे फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, फिर उनका तो टेम्परेचर वेपर्स का ही था, बट जब तक वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो गया तब तक उस लिक्विड एंड वेपर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था, ठीक है। तो वहाँ से हमें मिल गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट था ये अगेन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अगेन नेचर ऑफ मटेरियल का वही मतलब है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है। यहाँ तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, आइस या फिर
वाटर की ही बात कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट के लिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बात आती है प्रेशर की, किस तरीके से प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए इसी एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है, ऊपर से इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब पार्टिकल्स को बाहर जाने का तो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होने लग गए, एक दूसरे के साथ ही जुड़ने लग गए, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर हमने जब इंक्रीज करा, फिर हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। यानी कि जो वाटर था अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना बॉयल होकर ज़्यादा 110 पर जाकर बॉयल होने लग गया। इस तरीके से हमने नोटिस करा कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसी की ही डेली लाइफ एप्लीकेशन आप ऐसे देख सकते हो कि जो भी हिली एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पर जो कुकिंग होती है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वो प्रेशर कुकर्स यूज़ करते हैं मोस्टली कुकिंग के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है हिली एरियाज़ में एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ओशन लेवल से बहुत ऊपर होते हैं वो, यानी कि ज़्यादा ऊपर होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से जो कुकिंग होती है वो इतनी ईजिली नहीं हो पाती है, वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा और खाना आपका कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वहाँ पे वो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर लिड होती है, ठीक है, इस तरीके से अगर प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, अंदर की तरफ बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि वाटर देर से बॉयल होता है, यानी कि आपका खाना जो है वो जल्दी कुक होने लग जाता है, जलता नहीं है, खाना कुक हो जाता है। तो कुकिंग क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है इन प्रेशर कुकर, ठीक है। वो नहीं यूज़ करेंगे तो कुकिंग बहुत स्लो होगी, कच्चा पक्का खाना बनेगा। तो ये थी इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन। तो ये बात हो गई आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो सिंपल, अगर हम गैसेस को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन में। डेली लाइफ एग्जाम्पल देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई भी एक पैन है, उसके अंदर आप दूध बॉईल कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको बॉईल कर दिया और ऊपर क्या लगा दी, एक आपने प्लेट रख दी है, ठीक है, एक प्लेट रख दी है। जैसे ही दूध बॉईल हो गया आपने गैस बंद कर दी और आप चले गए। आपने 5-10 मिनट बाद आए, आपने इस प्लेट को उठाकर देखा और आपने नोटिस करा इस प्लेट के नीचे ना वाटर ड्रॉपलेट्स थे बहुत ज़्यादा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए, नीचे से क्या निकले, वेपर्स निकले। वेपर्स क्या हो गए, इस प्लेट के ऊपर चिपक गए। चिपकने के बाद हमने तो गैस ऑफ कर दी थी, यानी कि अब वो क्या होने लगे, ठंडे होने लग गए। अब वो वाटर वेपर्स जब ठंडे होने लगे वो क्या बनने लगे, वो वाटर में कन्वर्ट हो गए और वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हमें वो प्लेट के ऊपर दिखाई देने लग गए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन व्हेन गैसेस कूल डाउन टू बिकम लिक्विड। सिमिलरली अगर हम वाटर को उसमें फ्रिज में रख देते हैं तो वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब बात आती है आपके पास सब्लिमेशन की। तो जब सॉलिड जो होते हैं डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैसेस में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड जब गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट होती हैं सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन का आपके पास एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है आपके पास, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपको एक जैसे नॉर्मल आइस होती है वो आपको आइस की तरह दिखाई देती है। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसपे से आपको धुएं से दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सबलाइम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये लिक्विड में नहीं जा रही, यानी कि वेट नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इट हैज अ सबलाइम प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है सॉलिड टू गैसेस के अंदर, ठीक है। तो अब बैक टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ भी है, जो ग्राफ आपका कंपेयर करता है टाइम एंड टेम्परेचर को। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं टाइम एंड टेम्परेचर का। तो अगर मान लो ये इस तरीके से आपके पास ग्राफ है, दिस इज टाइम, इन मिनट्स लगा लेते हैं,
ठीक है। और दिस इज टेम्परेचर जो आप लगा लो यहाँ पे मान लो आप 0 डिग्री सेल्सियस लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लगा लो आप 100 डिग्री सेल्सियस लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं फॉर आइस यानी कि फॉर वाटर, ठीक है, आइस या फिर वाटर, ठीक है। एंड वी नो दैट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास H2O है, H2O है, वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, दैट इज आइस स्टेट में है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास है -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा होगा, वो 0 की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस विद टाइम, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद टाइम। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है वहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलती है, हमें आइस प्लस वाटर, हमें दोनों देखने को मिला था, ठीक है। जब तक पूरी की पूरी आइस पूरे के पूरे वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई थी, ये टेम्परेचर जो था वो हमारा चेंज नहीं हुआ था, राइट। यही हमने बात करी थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, हम इसको बोल रहे थे मेल्टिंग पॉइंट कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ी देर के लिए वो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो रहा है, ठीक है। इस स्टेट में यहाँ जो स्टेट थी ये पूरी की पूरी क्या थी, सॉलिड स्टेट थी, ठीक है। दैट इज हम आइस की बात कर रहे हैं। इस स्टेट में हमें क्या मिला, आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर, यानी कि दिस इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट हमें मिली थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको और टेम्परेचर को बढ़ाया। अब यहाँ तक तो आने के बाद आपको 2 स्टेट मिल रही थी, सॉलिड प्लस लिक्विड, लेकिन 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या हो रहा था, वो पानी गर्म ही हो रहा था, गर्म ही हो रहा था, लेकिन था तो क्या, वाटर ही था। तो यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा था टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है, फिर मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो पूरा का पूरा रुक जाता है और टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। कब तक, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर हमें क्या मिल रही थी, लिक्विड प्लस वहाँ पे गैसेस बनना स्टार्ट हो गई थी, प्लस गैसियस स्टेट, दोनों के दोनों साथ में मिल रही थी। और 100 डिग्री सेल्सियस को हमने वाटर का क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट बताया था। तो यहाँ पर जाके हमें क्या मिल गई, एक कांस्टेंट टाइम मिला थोड़े टाइम के लिए, जहाँ पर हमें क्या मिल रही थी, लिक्विड प्लस गैस दोनों की दोनों मिल रही थी। एंड इस पूरे रास्ते में जो स्टेट थी वो क्या थी, लिक्विड स्टेट ही थी। अब इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते जाते क्या रहेगी, वो गैसियस स्टेट ही रहेगी। आगे जाके प्लाज्मा आती है, वो सब आप बाद की बातें हैं। आपको सिर्फ यहाँ तक पता होना चाहिए कि बिलो 0 वो सॉलिड था, आइस थी, 0 पे आइस प्लस वाटर दोनों दिखाई दे रहा था, 0 से 100 तक वाटर ही था आपके पास, ठीक है। एंड जैसे ही हम 100 पे गए तो वाटर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया गैसेस में, तो वहाँ पे हमें दोनों की दोनों स्टेट्स दिखाई दे रही थी। पूरा का पूरा वाटर जब तक पूरे के पूरे गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो गया था तब तक टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर था। तो ये था आपका एक प्लॉट बिटवीन टाइम वर्सेस टेम्परेचर। अब यहाँ पर ना एक सोचने वाली बात है, क्या कि हम तो जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि हम हीट दे रहे थे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, हमने यहाँ पर इसके अंदर वाटर रखा हुआ था या आइस रखी हुई थी, हम तो इसको कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे थे। यहाँ से लेकर 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको क्या देते रहे, हम उसको हीट देते रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहा, हीट देते रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहा, हीट देते रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहा। अभी भी हम उसको हीट ही दे रहे थे, हमने बर्नर को स्टॉप थोड़ी किया है ना, हमने बर्नर स्टॉप नहीं करा, हम तो बर्नर से अभी भी उसको हीट देते ही जा रहे थे। लेकिन वो क्या हो गया, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, रुक गया है ना, वो तो बढ़ा नहीं। बट इतने टाइम के लिए, इतने ड्यूरेशन टाइम के लिए हमने हीट तो नहीं रोकी, बट आगे जो था ये टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। तो अब जो जितनी हम हीट दे रहे थे वो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही थी, तो वो हीट कहाँ गई,
क्वेश्चन इज वो हीट कहाँ गई? वो हीट गई लिक्विड, हमें पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, एंड जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हीट गई, जो हीट दी हमने, वो हीट कहाँ गई? इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वो हीट रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो वो इनके जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा ताकि वो कहाँ हो जाए? थोड़े दूर दूर हो जाए, और दूर दूर होके वो इधर चले गए। तो दिस हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। हम और कह सकते हैं कि स्टेट को चेंज करने के लिए भी वो हीट कहाँ चलेगी? उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चलेगी वो हीट, ठीक है। अब ये हीट जो थी वो टेम्परेचर को तो बढ़ा नहीं रही थी, ये तो छुप कर काम कर रही थी सारे के सारे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छुप कर तोड़ रही थी। तो ये जो छुपी हुई हीट होती है, ये जो हिडन हीट होती है, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लेटेंट हीट, जो इसके बॉइलिंग के लिए भी होती है और आइस मेल्टिंग के लिए भी होती है। लेट अस डिस्कस अबाउट लेटेंट हीट। तो हम लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन करते हैं? द हिडन हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट इज नोन एज लेटेंट हीट। यानी कि जैसे ही हमने आइस का जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस था, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया, तो उसके स्टेट चेंज कर दी सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। सो कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। Now latent heat is also of two types. One is latent heat of fusion and another is latent heat of vaporization. तो फ्यूजन का क्या मतलब हुआ? फ्यूजन का मतलब जब हम आइस को, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वेपराइजेशन क्या होगा कि जब हम वाटर को हीट दे रहे हैं, ठीक है, वाटर बॉयल हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और पूरा का पूरा वाटर जब तक पूरी की पूरी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जितनी हीट हमने इनको दी है, इस प्रोसेस में बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस प्रोसेस में हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। वैसे ये होती कितनी है, लेटेंट हीट कितनी होती है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेटेंट हीट को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो होती कितनी है एक्चुअल में? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 3.33 × 10⁵ जूल kg इनवर्स। अब ये कैसे आया वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट अभी आपको इसको क्या करना है, इस नंबर को ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? दिस इज 22.6 × 10⁵ जूल kg इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 किलो आइस को, 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इतनी हीट दी, इतनी जूल की हीट दी, फिर भी उसका टेम्परेचर कितना रहा? 0 डिग्री सेल्सियस रहा, ठीक है। तो इतनी सारी हमने हीट दे दी उसको, क्लियर है बात, राइट। सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो 1 kg वाटर को पूरा का पूरा वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इतनी सारी हीट दी, 22.6 × 10⁵ जूल की हीट दी, फिर भी उसका टेम्परेचर कितना रहा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिल रहा है? बॉइलिंग वाटर, ठीक है। यहाँ पर मिल रहा है आपको बॉइलिंग वाटर, और यहीं पर ही आपको मिल रही है स्टीम, ठीक है, यहीं पर ही आपको मिल रही है स्टीम। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो बाय चांस आपके हाथ में बॉइलिंग वाटर गिर जाता है, ठीक है, और दूसरे हाथ पे मान लो आपको स्टीम लगी है बहुत जोर से, ठीक है, तो कौन सा वाला हाथ ज्यादा बर्न करेगा, बॉइलिंग वाटर वाला या स्टीम वाला?
स्टीम कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स, ये ज़्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि वाटर को हमने इतनी एक्स्ट्रा हीट दी है उसे, सो दैट वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। स्टिल उनका टेम्परेचर इतना ही है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बट वाटर को एक्स्ट्रा हीट दी गई सो दैट वो स्टीम में कन्वर्ट हो। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है ना, दैट्स वाई स्टीम हैज एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट्स वाई इट कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स। क्लियर हुई ये बात? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे ये ऐसा यूनिट है, ये जूल केजी पर इनवर्स कैसे आया? तो वी नो दैट जो लेटेंट हीट होती है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती होगी? लेटेंट हीट किस पे डिपेंड? लेटेंट हीट को पहले हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है? तो ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है आपकी हीट पर, ठीक है, और डिपेंड करती है, पहले तो हीट पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा हीट है, हम कितनी हीट दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइड में डिपेंड करती है मास पे, मतलब कि मास अगर कम होगा तो हमें कम हीट देनी पड़ेगी ना, ठीक है। और ट्रिम दिस एक्सप्लेनेशन। तो अब लेटेंट हीट जो होती है उसका फॉर्मूला रहता है आपके पास L इक्वल्स टू Q बाय M, वेयर L इज द लेटेंट हीट, Q इज द हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, डिवाइड में पर यूनिट मास, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर यूनिट मास, तो हम ज़्यादा मास के बजाय पर यूनिट मास देखते हैं। तो यहीं से जूल जो यूनिट हो गई इसकी हीट की, वो क्या हो गई? जूल, और नीचे मास हो गया आपका पर केजी या फिर केजी इनवर्स। तो ये हो जाएगी लेटेंट हीट की फॉर्मूला एज वेल एज उसकी एसआई यूनिट, राइट। तो ये था ऑल अबाउट लेटेंट हीट। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आती है, क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा भी होता है कि यहाँ तो चलो हमने इसको आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, फिर वाटर को बॉईल किया स्टीम में, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आइस भी हो, उसी टेम्परेचर पर वाटर भी हो, और उसी टेम्परेचर पर बॉईल वो भी हो, स्टीम भी हो? क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा पॉसिबल है, और उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। वो क्या होता है? लेट अस डिस्कस। सो नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। तो यहाँ पर रहता है प्रेशर, ठीक है, और इधर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। सो दिस इज प्रेशर एंड यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो इंक्रीज करता है जब प्रेशर डिक्रीज करता है, और उल्टा होता है, या अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है। ये उल्टा था, ठीक है। सिमिलरली हमने उल्टा देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नोटिस करी थी। तो सबसे पहले तो हम ये प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज करता है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है विद प्रेशर, ये हमने देखा था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये आता है आपके पास ऐसा कर्व जो आपको बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इससे पीछे वाली साइड पे क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। इससे आगे वाली साइड पे क्या हो जाएगा, गैस मिल जाएगी हमको, वेपर्स मिल जाएंगे हमें, राइट। तो इस कर्व को हम क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन कर्व। तो दिस कर्व विल बी कॉल्ड एज वेपराइजेशन कर्व, ठीक है। तो ये तो हमने एक बार प्लॉट कर लिया, राइट। अब हम इसको प्लॉट करते हैं कि जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करता है प्रेशर डिक्रीज करता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो उल्टे के लिए क्या होगा कि यहाँ तक तो मान लो यहाँ पर आ गया कोई ना कोई पॉइंट, ठीक है। यहाँ से तो हमने लिक्विड
को ही हमने क्या करने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लग गया और वो गैस पे कन्वर्ट होने लग गया। तो बिफोर दिस पॉइंट क्या हम करें, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे और क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, या फिर प्रेशर डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर मान लो पहले इतना था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ेगा और ये प्रेशर हमारा क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर क्या हो गया, उस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो क्या हो गया, कम होता गया, ठीक है, कम होता गया टेम्परेचर बढ़ने पे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता गया उसका। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो इससे इस वाले फेज पे हम रहेगा, हमारा सॉलिड रहेगा, जैसे इधर आएंगे तो वो हमारा लिक्विड फेज तो हमारा यहाँ पर चल ही रहा है। एंड दिस कर्व, इस कर्व को हम क्या बोल देंगे, फ्यूजन कर्व, दिस कर्व विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन कर्व, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कि अब अगर मैं यहाँ पर एक और कर्व ड्रॉ करती हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से अटैच करती हूँ 0 से, तो ये कर्व जो हमें मिलता है, ये कर्व हमें कहता है कि यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, गैसेस है, यानी कि यहाँ पर वेपर्स हैं, ठीक है। एंड दिस कर्व इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। अब इस कर्व को समझो ध्यान से, हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस के अंदर, उसे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। तो ये कर्व के इस साइड तो सॉलिड है, जैसे ही हम इस कर्व के इस साइड आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है हमारा किस पे, प्रेशर पे भी, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ प्रेशर को नोटिस करूं तो भी हमें ये कर्व मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर आए और इस पॉइंट पे मिले, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड गैसेस कोएग्जिस्ट कर रहे थे, इस कर्व में सॉलिड लिक्विड कोएग्जिस्ट कर रहे थे, इस कर्व में लिक्विड गैस कोएग्जिस्ट कर रहे थे, बट इस कर्व पे तीनों की तीनों स्टेट्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं। और ये फॉर वाटर जो होता है, वो टेम्परेचर जो आता है वो आता है आपके पास 0.01 और किसके अंदर आता है, सेल्सियस के अंदर आता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर आता है 0.006, किसमें है ये, एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर इसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये हमें मिलता है फॉर वाटर। तो जैसे हमने अभी बात करी है ऑल अबाउट चेंज इन स्टेट्स की, लेटेंट हीट की, इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो अब हम वो करते हैं। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 10.4। When 0.1 kg of ice of 0 degree Celsius mixed with 0.30 kg of water of 50 degree Celsius in a container, the resulting temperature is 6.7 degree Celsius. Calculate the heat of fusion of ice. Specific heat of water is already given. तो इसको हम विजुअलाइज करते हैं क्या, कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, वाटर था, ठीक है। कितना वाटर था, 0.30 kg वाटर था, 50 डिग्री सेल्सियस पे था, हाफ बॉइल्ड था, है ना। फिर हमने उसके अंदर क्या डाल दी, आइस डाल दी, ठीक है। कितनी, 0.15 kg की आइस डाल दी और वो कितने टेम्परेचर पर थी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर थी। फिर क्या हुआ, अब ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, मेल्ट हो जाएगी और रिजल्टिंग टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर आया वो आया 6.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें क्या बतानी है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बतानी है, कि हीट ऑफ फ्यूजन, कि कितनी हीट पे वो फ्यूज हुआ है आइस, ठीक है, यानी कि उसकी लेटेंट हीट बतानी है आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, कि हीट जो लॉस हुई है वही हीट गेन होती है, यही प्रिंसिपल ऑफ हमारा कैलोरीमीटर कहता है, ठीक है। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, पहले तो हमारा ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हीट लॉस किया किसने है, किसने लॉस किया है, ये जो वाटर था 50 डिग्री सेल्सियस पे था, उसका टेम्परेचर कम हो गया ना, तो इसने वाटर ने अपनी हीट लॉस की है ना, तो वो निकालेंगे सबसे पहले। तो हम निकाल लेते हैं
हीट लॉस्ट बाय वाटर। ठीक है, तो हमें पता है हीट लॉस्ट बाय वाटर हम कैसे निकालते हैं। वी नो दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, डिवाइड में मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हीट लॉस कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास एंड डेल्टा टी। अगर आपको याद नहीं है हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, ये सब चीज़ें ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें हीट मिल रही है। सो जगह फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन दैट इज 4186, मास ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन 0.30 एंड चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियली वो कितने टेम्परेचर पर था 50 डिग्री, बाद में कितना हो गया 6.7। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसको जब मैं माइनस करूँगी तो नेगेटिव में आएगा, बट हम यहाँ नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो हीट है वो लॉस हो रही है, सिर्फ वो बता रहा है नेगेटिव का मतलब। यहाँ से मतलब हमारा क्या होता है, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर कि 50 से 6.7 पे आ गया तो कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या है, डिजिट से है कि कितना चेंज हुआ है। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स द लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54376.14 जूल। ये इतना हीट लॉस किया है वाटर ने, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ द हीट गेन्ड, अब किसने हीट गेन करी है। सबसे पहली बात तो जो आइस है वो मेल्ट हुई है, उसके अंदर हीट लगी। ठीक है, फिर वो मेल्ट होने के बाद यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो एक तो वो हीट लगी है, प्लस अब वो 0 डिग्री से कितने पे गई है, 6.7 डिग्री सेल्सियस पे भी गई है, तो वहां पर भी हीट यूज हुई है। तो हीट गेन्ड दो प्रोसेसेस के लिए हीट गेन्ड हुई है। तो हीट एक तो मेल्टिंग के लिए जो रिक्वायर्ड हुई है, प्लस हीट टेम्परेचर को राइज करने के लिए रिक्वायर्ड हुई 0 से लेकर 6.7 तक। तो अब ये किसने किया है, सारा का सारा प्रोसेस हुआ है बाय आइस। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस किसने किया है, आइस ने किया है। ठीक है, तो हीट मेल्ट करने के लिए हमें पता है टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, तो हीट मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या फॉर्मूला होता है, हीट रिक्वायर्ड डिवाइड में मास। यहाँ हमें हीट की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास आ जाएगा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास ऑफ हीट, प्लस हीट जो टेम्परेचर को राइज करने के लिए हो रही है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो वहाँ हम स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ आइस, क्योंकि आइस की बात हो रही है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपको यहाँ पर दी नहीं हुई है, एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा LF एज इट इज, मास ऑफ आइस इज 0.15 प्लस स्पेसिफिक हीट इज अगेन 4186 इंटू मास ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर हो गया था 6.7, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0, तो 6.7 माइनस 0 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज LF इंटू 0.15 और इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 4206.93 जूल। ठीक है, नाउ वी नो दैट हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब दो इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेटिंग 1 एंड 2। यही हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। ठीक है, तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हीट लॉस्ट आ जाएगा 54376.14 इज इक्वल टू हीट गेन्ड, तो LF 0.15 प्लस 4206.93, तो ये हो जाएगा 5437 6 पॉइंट, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का,
ये मल्टीप्लाई यहाँ होके हो जाएगा डिवाइड, और लेफ्ट हैंड में रह जाएगा सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 3.34 इंटू 10⁵ जूल kg इनवर्स। सो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10.4। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 10.5। तो एग्जाम्पल 10.5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस kept in calorimeter to steam at 100 degree Celsius at atmospheric pressure. Given specific heat capacity of ice is this, specific heat capacity of water is this, latent heat of steam given, latent heat of fusion is already given. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक लेटेंट, हमें कन्वर्ट करना है आइस टू स्टीम। ठीक है, तो आइस टू स्टीम, तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले ये आइस है, ठीक है, आइस है, तो आइस कितने टेम्परेचर पे है, वो है कितनी, -12 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो उसको पहले हम लेकर आएंगे कितने पर, 0 पे लेकर आएंगे, तभी भी वो क्या रहेगी, आइस ही रहेगी। ठीक है, तो 12 डिग्री से लेकर हम लेकर आएंगे 0 डिग्री पर। ठीक है, तो एक तो वो आपकी हीट रहेगी, दैट विल बी, लेट इट बी Q1 हीट रहेगी। अब हमें पता है आइस जो होती है वो तब तक वाटर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहती है जब तक वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी Q2। ठीक है, अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गई है। अब ये वाटर से लेकर 0 से लेकर कब तक हम इसको बॉईल करेंगे, 100 तक। तो वाटर, ये वाटर ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम कहाँ तक हीट अप करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये हो जाएगा आपका Q3 हो जाएगा। अब हमें इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। अगेन वी नो दैट कि जब हम एक वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो भी वो कितने पे रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। और इस छुपी हुई हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेट इट बी Q4। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये सारी हीट का सम चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी हमें हीट का सम चाहिए। तो ये फाइनल जो Q चाहिए हमें, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस, जो -12 से लेकर हम उसको 100 तक लेकर गए हैं, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q1 तो सिर्फ और सिर्फ 12 से लेकर, सॉरी -12 से लेकर जब हम उसको 0 पे लेकर गए हैं, तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ हम स्पेसिफिक हीट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस या फिर वाटर का क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड डिवाइड में मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या निकलता है, स्पेसिफिक हीट, और अगर हम आइस की बात करें तो आइस लगा देंगे, वाटर की बात करेंगे तो वाटर लगा देंगे, मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ हमारे तो पहले आइस ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, मास ऑफ आइस एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस प्लस Q2। नाउ Q2 इज 0 से 0 पर ही है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं हो रहा, और यहाँ क्या था, लेटेंट हीट था। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है आपके पास, लेटेंट हीट होता है Q/m, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q इक्वल्स टू लेटेंट हीट इनटू मास। अब ये यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कौन सी आएगी, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q2 के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास ऑफ आइस प्लस Q3। अगेन Q3 में क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर में हम स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, तो यहाँ के लिए हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, लेटेंट हीट। यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास, और किसका मास होगा, ये वाटर का मास होगा यहाँ पर। तो अब इन सब की हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही पुट करूँगी ऐसे, ताकि क्लियर रहे। नाउ तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो वो पुट करते हैं हम सबसे पहले। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज दिस वन, तो ये हो जाएगा 2100। ठीक है, नाउ द मास ऑफ आइस इज 3 kg।
ठीक है। नाउ द चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 0 डिग्री माइनस इनिशियल तो -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। प्लस आगे चलते हैं। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दे रखी है, दैट इज 3.35 इंटू 10⁵ इंटू द मास, ये किसका मास है, मास ऑफ आइस, अभी तो हम आइस को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए जितनी ही आइस थी उतना ही वाटर है, राइट, तो 3 kg ही यूज होगा मास तो। प्लस नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज ऑलरेडी गिवन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 4186 इंटू मास इज अगेन 3 kg, क्योंकि आइस ही तो कन्वर्ट हुई है वाटर के अंदर, उतनी ही है, 3 kg ही है, ठीक है। तो 3 हो गया इंटू चेंज इन टेम्परेचर, अब चेंज इन फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया, ठीक है। प्लस नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या स्टीम एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 2.256 इंटू 10⁶, ठीक है, इंटू मास इज अगेन 3, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 48 इंटू 21, ठीक है। सो दिस विल बी 75600, ठीक है। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे और हम इन जीरोस को भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3 जीरोस आ जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 1005000। सिमिलरली यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1255800। सिमिलरली यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 3 दी जीरो से खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 3 जीरोस बचेंगी, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, वी विल गेट 6768000, और इन सबको जब हम प्लस करेंगे वी विल गेट 9.1 इंटू 10⁶ जूल। तो ये इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए। आइस जो माइनस में थी उसको हम 100 पे लेकर गए, तो जितनी भी हीट इसके अंदर रिक्वायर्ड थी वो हमने सारी की सारी क्या की है, कैलकुलेट करी है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10.5। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।